नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विधायिका, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है विकास स्टडी पॉइंट पे सारी वीडियोज अवेलेबल है, नोट्स वाइज चैप्टर वाइज सारी चीजें। लेकिन ये जो सीरीज अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चल रही है, और इसमें एक शॉर्ट वीडियो में सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है, सारी चीजों को बता दिया जाता है। तो इस वीडियो को तभी देखिएगा जब आपके पास टाइम हो, लेकिन एक साथ पूरा देखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, एक बार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बाकी किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं। ठीक है, चलिए जी पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे मैं एक चीज मैं आपको बताया था, कार्यपालिका जिस टाइम पे पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था कि सरकार के जो अंग होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, सरकार के अंग 3 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए आयु चाहिए 25, राज्यसभा के लिए चाहिए 30 और राष्ट्रपति के लिए चाहिए 35। यही था। तो इसमें क्या पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो राज्यसभा वाला पूछा है ना, तो मतलब 30 चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक के साथ आप याद रखिएगा 25, 30 और 35। आगे बात करते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किस करने वाला अधिकार है? किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास अधिकार है, लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिकार है, या फिर प्रधानमंत्री के पास है, या उपराष्ट्रपति के पास है? तो ये अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही ये देखता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भारत में मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो उसका तो मैं आपको बता ही रहा हूं। तो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और भी कहां करता है? राज्यसभा में करता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिसे विशेषज्ञता प्राप्त हो। यानी कि अभी जस्ट हमने क्या बात किया कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किनको करता है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अधिकार प्राप्त करता है या फिर सीधा चुन लेता है? तो कौन है? तो देखिए, पहला है कला देखिए सारे में है। साहित्य अगर देखा जाए तो सारे में है। खेल और विज्ञान ये तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर विज्ञान और समाज सेवा से जुड़ी हुई चीजें, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, कि ऐसे लोग जो कला, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, विज्ञान के बारे में नॉलेज है, ठीक है, ऐसे लोगों को किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए जी आगे और बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है, विधेयक को राज्यसभा पुनर्निर्वाचन के लिए रख सकती है। कितने दिन तक रख सकती है? राज्यसभा इसको जो है 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। कब तक रख सकती है? 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। तो इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपना क्या लिखा है, 7वां क्वेश्चन लिखा है कि राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है। किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था लोकसभा जो होती है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा ये किसका करती है? राज्यों का करती है। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। आगे, यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी होगी। किससे सहमति लेनी होगी? तो ये लेनी होगी लोकसभा से। ठीक है, तो इस वजह से लोकसभा में क्या है कि लोकसभा से सहमति लेनी पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी कानून अगर बनता है तो कानून के लिए लास्ट डिसीजन किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अपने एमसीक्यू हो गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से वो क्वेश्चन जो कि
फिल इन द ब्लैंक वाले भी आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 साल होता है। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का होता है 5 साल, है ना। इस तरीके से आगे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष यानी कि स्टार्टिंग में जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर इनका नाम है, ठीक है। इसके अलावा संविधान का 52वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है। आप कहोगे दल बदल क्या होता है, दल बदल बेसिकली एक प्रकार का कानून है। दल बदल में क्या कहा गया था कि जो ऐसे लोग हैं जो एक पार्टी को छोड़कर, अक्सर आपने पार्टियों में क्या देखा है, यही देखा है ना कि लोग एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे दल का जो वो है पॉपुलैरिटी ज़्यादा होता है तो वो दूसरे दल में चले जाते हैं। फिर उनको लगता है नहीं 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 ये दल सही नहीं है, फिर वापस चले जाते हैं। तो दल बदलू यानी कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं, इन्हीं को दल बदल कहा जाता है। और इसी के लिए एक कानून बना था जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज़ है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है कि विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक कहलाता है। तो विधायक द्वारा जो भी विधेयक पास किया जाता है या फिर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, पास तो नहीं किया जाता बल्कि प्रस्तुत जो किया जाता है उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, ठीक है। तो गैर सरकारी विधेयक होता है वो, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में कुछ थोड़ी सी अनबंसी हो गई हो, जब थोड़ी सी लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है एक दूसरे में, ठीक है, तब जाके अधिवेशन बुलाया जाता है। और किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और उसका अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, उस टाइम पे करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अच्छा ये चीज हो गया। अच्छा, साथ में आपके लिए चीजें इजी हो पाए इसकी वजह से मैं अगले स्लाइड पे सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ खासकर नए बच्चों के लिए। जो बच्चे ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं वो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा नेक्स्ट करके देख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा भगा करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यूट्यूब पे स्टडी करते हो तो इस पे क्या है कि आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें नहीं मिल पाती, जैसे लगातार वीडियो नहीं मिल पाती है, एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो आती नहीं है, या फिर प्ले लिस्ट में आपको मिलता नहीं है, इसके साथ साथ नोट्स आपको नहीं मिल पाता। तो इन्हीं सभी दिक्कतों को देखते हुए आप लोग के लिए एक ऐप डिजाइन किया गया विकास स्टडी पॉइंट का, जहां पे आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियो देखने को मिलेंगी विकास स्टडी पॉइंट की, साथ ही साथ इसका नोट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी ताकि आपका टेस्ट भी लिया जा सके। इसके साथ साथ सैंपल पेपर, जो भी लेटेस्ट सैंपल पेपर होगा वो आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डाउट क्लासेस इत्यादि चीजें भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप डाउट पूछते हैं और आप जैसे बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता सभी के कमेंटों का मैं आंसर दे पाना। तो इसी वजह से अगर आप हमारे ऐप से जुड़ते हो तो वहां पे जो टीचर्स होते हैं आपको 24/7 आपको लाइव सपोर्ट देंगे कि हाँ आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो तुरंत आप उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी वे में सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं। अब आपकी बारी है कि आप किस तरीके से वो चीजें कर पाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ही कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें नहीं है। आप YouTube पे देखते हो ऐड चलता रहता है बीच में, तो बीच में ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दिमाग, वहां पे क्या होता है लगातार आप पढ़ाई कर सकते हो और बैक टू बैक वीडियो देखने को मिलेंगे। ये ऐप बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि आपके जो ट्यूशन फीस है ना उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप चीजों को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अलग से आप चाहते हैं नोट्स वगैरह तो उसका भी वो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना, आगे देखिए। अब समझते हैं विधायिका में जो अब 2 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि अभी तक तो हमने क्या बात किया 1 नंबर के क्वेश्चनों की, अब हम बात करने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। तो 2 नंबर के ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम एक एक करके करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। देखिए द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब होता है कि जिस राज्य में ऐसे लिख सकते हैं, जिस राज्य में, ठीक है, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, विधानसभा भी होती है और दूसरा क्या होती है, विधान परिषद भी होती है।
उसी को हम क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। अच्छा, दो सदन होने के फायदे क्या हुए? दो सदनात्मक होने के फायदे ये हुए कि कार्यभार जो होता है बढ़ जाता है। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति एक कार्य को करता है और सिंगल व्यक्ति है तो उस कार्य को करने में उसको बर्डन लग सकता है, लेकिन उसी कार्य को करने के लिए अगर मैं दो व्यक्ति को लगा दूं तो कार्यभार आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सेम ऐसा ही कि कार्यभार आसान हो जाता है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ कि सबको अधिकार मिलता है कि उसमें पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो ये भी है। तो क्या लिखा है, समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों की समुचित प्रतिनिधित्व मिलती है, यानी कि सबको चुना जाता है। इसके साथ साथ उसका दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार को कम करता है, यानी कि जो दूसरा सदन है वो प्रथम सदन के कार्यभार को कम करता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज और बता दूं कि जो विधानसभा है ना वो हर एक राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, हर राज्यों में देखने को मिलता है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है जहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए तो विधानसभा हर राज्यों में देखने को मिलता है और विधानसभा विधान परिषद ये सिर्फ 6 राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अब और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है कि राज्यसभा की संरचना को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक तरीके से बनावट को स्पष्ट कीजिए। तो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने व्यक्ति होते हैं? 250 होते हैं, और जिसमें से 238 जो होते हैं राज्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी संरचना। इसके साथ साथ लोकसभा राज्यसभा में जो अंतर है ये भी मैंने करवा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल अलग अलग करके मैं चीजों को समझा रखा हूं कि लोकसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, कहां से चुन के आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये सारा चीज मैंने बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लोकसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो 2 शक्तियां कौन कौन सी है? लोकसभा की 2 विशेष शक्तियों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है और सिर्फ वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इस वजह से उसको एक पहली शक्ति तो ये हो गई। दूसरी शक्ति ये है कि मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, यानी कि लोकसभा जो होती है मंत्रिपरिषद पर एकदम कड़ा नियंत्रण रखती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद यानी कि वही जो मंत्री जो विभिन्न क्षेत्रों को संभाल रहे होते हैं, ठीक है, उन पे एकदम कड़ा नियंत्रण रखती है लोकसभा। ठीक है, इसी वजह से ये 2 प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं। आगे बात करते हैं वित्त विधेयक और पहले वित्त विधेयक और गैर विधेयक में क्या अंतर है। तो देखिए, वित्त विधेयक की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है कि संविधान में संशोधन के लिए सामान्य विधेयक को गैर वित्त विधेयक कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए संविधान में अगर हमें कोई संशोधन करना है या फिर सामान्य संशोधन करना है तो ये किसके द्वारा होगा? सामान्य विधेयक के द्वारा होगा, और इसी को कहते हैं गैर वित्त विधेयक। ठीक है, लेकिन कोई भी विधेयक जो है जो धन से संबंधित है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक धन से संबंधित होता है और जो सामान्य संशोधन करना होता है उसी को हम गैर वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कर लगाना, प्रस्ताव और बजट, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा अब 5वें क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियां कौन कौन सी है। तो राज्यसभा की अगर मैं विशेष शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या लिखा है, राज्यसभा राज्य के अंतर्गत आने वाली विषयों पर राष्ट्रीय हित हेतु, ठीक है, संसद की कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। यानी कि अगर देखा जाए राज्यों के लिए जो कानून ज्यादातर बनाता है वो राज्यसभा बनाती है। राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का राष्ट्र के हित में गठन कर सकती है। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है, और भी किसके लिए? राज्यों के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये इसकी विशेष शक्तियां 2 हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त सदन बुलाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है जहां पे लोकसभा और राज्यसभा में आपस में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाती है? मतभेद हो जाती है, तो जाके इस चीज को बुलाया जाता है। चलिए जी, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में आने वाले होते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है संसद की आवश्यकता। ठीक है, हमें संसद की आवश्यकता क्या है, और जो ही आवश्यकता वही उसका महत्व बन जाएगा। तो ये लिखा है संसद की आवश्यकता महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है, इस चीज को स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या लिखा है, संसद कार्यपालिका यानी कि सरकार पर नियंत्रण रखती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो विधायिका बनाई गई है, विधायिका यानी कि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, इसलिए क्योंकि कोई भी कार्यपालिका
अपने आप से कोई भी डिसीजन इस तरीके से नहीं ले सकती है जिससे राष्ट्र को खतरा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है संसद का, यानी कि लोकसभा राज्यसभा का। आपने देखा होगा कि कोई भी डिसीजन अगर आता है तो सबसे पहले उस पर डिस्कशन होता है, लोकसभा राज्यसभा में बातें होती हैं और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर जाकर उस पर ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दे पर कि कोई भी ऐसा निर्णय, जैसे सपोज करते हैं नोटबंदी आ गया था, तो नोटबंदी पर भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट वाली यानी कि विपक्षी पार्टियों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस खड़े किए थे। तो ये सारे चीज कहां से खड़े होते हैं? ये लोकसभा या राज्यसभा में खड़े किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पहली चीज तो ये है। दूसरा चीज क्या है? हमें संसद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संसद देश के लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है। जाहिर सी बात है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही होता है कानून बनाने की प्रक्रिया, कि कोई भी चीज पहले लोकसभा में जाती है, फिर कहाँ जाती है? राज्यसभा में जाती है और फिर कहाँ जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है। या फिर कोई भी चीज सबसे पहले अगर राज्यसभा में गई है तो उसको लोकसभा जाना कंपलसरी है, यानी कि ये तीनों में जाना कंपलसरी है। अगर तीनों में से किसी एक में नहीं गया तो समझ लो कानून नहीं बनता है। आगे, ये तमाम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र होता है, यानी कि जो संसद है वहीं पे सारा चीज होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। आगे, संसद एक ऐसा मंच होता है जहां देश के विभिन्न जगहों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, यानी कि जिनको हमने चुन के भेजा है वो लोग वहां पे जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री के सामने अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों को सामने रखते हैं। अगर उनके क्षेत्र में कोई भी चीजें घटित हुई है तो वो लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के सामने रखते हैं। आगे, संसद से ही, ठीक है, संसद से ही धन विधेयक, बजट, कर प्रस्ताव, संविधान में संशोधन, महाभियोग इत्यादि चीजें जो होती है वो लागू की जाती हैं। ठीक है, जैसे धन विधेयक हो गया, पैसे से संबंधित, बजट हो गया, कोई पास करना हो गया, कर अगर कोई लाना है, ये चीज जैसे जीएसटी वगैरह जो कर आया था ना, ये चीज लाना हो गया। संविधान में अगर कोई संशोधन करना है, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, 52वां संशोधन, दल बदल, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। इसके अलावा महाभियोग, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अगर हमें राष्ट्रपति को निकालना हो या फिर कोई बड़ी महान हस्तियां होती है उनको अगर निकालना हो तो उसके लिए महाभियोग लाया जाता है। तो ये जैसी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज कहाँ पे होता है? संसद में ही होता है। आगे बात कर लेते हैं। आप समझते हैं भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, कानून निर्माण की अगर मैं प्रक्रियाओं की बात करूं, ठीक है, तो इसके वैसे तो देखा जाए मेजरली अगर देखा जाए तो 3 ही चरण होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चरण एक आध और एक्स्ट्रा आप जोड़ के भी लिख सकते हो, जो कि नीचे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि 3 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 चरण लिखना, 4 चरण लिखना एक ही है। सबसे पहले प्रोसेस समझिए, सबसे ईजी वे में मैं समझाऊंगा चीजों को और आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले सरकार, संसद के 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी कानून आता है तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा के पास कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के पास कहाँ जाता है? राष्ट्रपति में जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर अगर साइन कर देता है तो क्या बन जाता है? वही जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं संसदीय समिति। सबसे पहले अगर मान लो कि कोई कानून बनना है तो कानून बनने से पहले उसका प्रारूप लाया जाता है। ठीक है, प्रारूप लाया जाता है। प्रारूप का मतलब होता है एक तरीके से ब्लूप्रिंट, और उस ब्लूप्रिंट को पहले चेक किया जाता है। चेक करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? संसदीय समिति में भेजा जाता है। संसदीय समिति क्या करती है? उसको देखती है कि कानून कैसा है, किस तरीके से है, बनाने लायक है कि नहीं है। अच्छा, अगर उसको लगता है कि हाँ सही है, इसको भेजा जा सकता है, तो उस चीज को सबसे पहले लोकसभा में भेजेंगे। लोकसभा में प्रस्तुत होगा, पारित होगा, पेश होगा, मतलब पेश होगा, पारित होगा, और इस तरीके से उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग अगर हो जाती है, अगर वो फेवर में आ जाता है तो उसको वहां से उठाकर राज्यसभा के पास भेजी जाती है। राज्यसभा में भी सेम चीजें ऐसी होती है कि प्रस्तुतिकरण होता है और उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग करने के बाद अगर वो भी वहां से पास हो जाता है फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर साइन कर देगा। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे ही साइन करेगा वो क्या बन जाएगा? कानून। ठीक है, तो ये लिखा है कि कानून बनने से पहले उसका प्रारूप लाया जाता है जिसको विधेयक कहा जाता है। कानून निर्माण में विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कौन कौन से? पहला लिखा है प्रथम चरण। प्रथम चरण में कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो विधेयक लोकसभा में ही पेश हो सकता है कि राज्यसभा में पेश हो सकती है, लेकिन ये कंपलसरी है कि लोकसभा में पेश हो रही है तो राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा में पेश हो रही है तो लोकसभा में जाएगी, और लोकसभा में जाने के बाद कहाँ चली जाएगी? राष्ट्रपति के पास जाएगी। ठीक है,
और इस पे क्या होता है, प्रस्तुत होता है और चर्चा होती है। आगे क्या होता है, दूसरे चरण में विधेयक पर विचार विमर्श अधिकांश समिति कौन करती है, संसदीय समिति करती है। जहां कुछ बदलाव करने के अगर जरूरत होते हैं तो उस टाइम पे संसदीय समिति क्या करती है, बदलाव कर देती है। नहीं बदलाव करना होता है तो तीसरे चरण में, इस चरण में विधेयक पर मतदाता होता है, सॉरी मतदान होता है एक तरीके से। और उसके बाद क्या होता है, अगर एक सदन में विधेयक पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहां पे प्रस्तुत होता है, चर्चा होती है, मतदान होता है और उसको पारित कर दिया जाता है। अगर ये यहाँ पे पारित हो जाता है तो इसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, दूसरे सदन में भी सेम ऐसी चीजें होती हैं, जिससे प्रस्तुत होता है, चर्चा होता है, मतदान होता है और उसको पारित कर दिया जाता है। प्रस्तुत मतलब पेश करना, चर्चा मतलब डिबेट होना, मतदान मतलब वोटिंग करना, और मत देने के बाद अगर लगता है कि हाँ पारित करने लायक है तो पारित कर देते हैं। अगर दूसरे सदन में भी पास हो जाता है वो विधेयक तो वो कहाँ चला जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति इस पे क्या करता है, हस्ताक्षर कर देता है और इस तरीके से विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो कानून को पुनर्जांच के लिए भेज सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस कानून में कोई कमी है तो ये रिटर्न कर सकता है। रिटर्न करने के लिए कि हाँ भाई आप एक बार और चेक कर लो। अगर वो एक बार और चेक करके दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है और वो कानून बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हमने एक साइड ले लिया है लोकसभा की शक्तियां, दूसरी साइड हमने ले लिया है राज्यसभा की शक्तियां। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोकसभा की शक्तियों की, तो लोकसभा में देखिए जैसा कि आपको पता है कि सूची जो होती है ना, सूची 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी, पहले को कहते हैं संघ सूची, दूसरे को कहते हैं पहले को कहते हैं संघ सूची भी बोल सकते हो या फिर केंद्र सूची भी बोल सकते हो। दूसरे वाले को कहते हैं राज्य सूची और तीसरे वाले को कहते हैं जी समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। केंद्र सूची में अगर मैं बात करूं तो इस पे कानून कौन बनाती है, लोकसभा बनाती है। राज्य सूची पे अगर मैं बात करूं तो इस पे कानून कौन बनाती है, राज्यसभा बात करती वो करती है। और समवर्ती सूची में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं, या फिर आप ये कह लो केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो लिखा है कि संघ सूची पर जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है, लोकसभा, वही चीज जो मैंने आपको समझाया। और इसके अलावा समवर्ती सूची में भी कानून कौन बनाती है, लोकसभा बनाती है। तो पहली शक्ति तो ये होगी। ठीक है, इसके अलावा धन विधेयक, सामान्य विधेयक, विधेयकों को पेश करना और उसे पारित करना कहाँ किया जाता है, लोकसभा में। तो पहली शक्ति तो ये हो गई कि संघ सूची, समवर्ती सूची पर कानून बनाती है, इसके साथ साथ सामान्य विधेयक और धन विधेयक को पेश करती है। पहली शक्ति ये हो गई। दूसरी शक्ति की अगर मैं बात करूं तो कर प्रस्ताव यहां पे आता है, बजट आता है, वार्षिक वित्तीय वेतनों को मंजूरी देना। इसका मतलब क्या होता है, कर से रिलेटेड अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर लोकसभा मंजूरी देती है। इसके अलावा अगर कोई बजट पेश करना है तो उस पर भी मंजूरी देती है। साथ ही साथ अगर वार्षिक वित्तीय से संबंधित कोई भी ऐसी चीज आती है, कोई भी बात आता है, कोई मामला आता है, तो उस चीज पर भी कौन कानून बनाता है, लोकसभा कानून बनाती है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने क्या बात किया कि जो संसद होती है ना वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। क्या रखती है, नियंत्रण। तो कैसे रखती है नियंत्रण, तो पहला होता है प्रश्न पूछकर, यानी कि संसद कार्यपालिका पे प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप देखते हो ना लोकसभा में एक दूसरे से प्रश्न पूछा जाता है, तो पहला चीज तो ये है। दूसरा क्या लिखा है, पूरक प्रश्न पूछकर। पूरक प्रश्न पूछने का मतलब क्या होता है कि जिस भी चीज का आप आंसर चाहते हो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आप जो लोकसभा होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। यानी कि 4 तरीके, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर और प्रस्ताव लाकर, और इसके साथ साथ एक लास्ट में है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। ठीक है, ये लोकसभा जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसके साथ साथ संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो वो भी लोकसभा करती है, ये शक्ति है इसके पास। आपातकाल की अगर घोषणा करना है तो वो भी लोकसभा के पास शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव करना है वो भी लोकसभा के पास है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाना है ये भी शक्ति लोकसभा के पास है। इसके अलावा समिति आयोग को गठित करना और उसके प्रतिवेदनों पर गौर करना, यानी कि उसके कार्यों पर गौर करना, तो ये भी जो चीज है लोकसभा के पास
होती है शक्ति। इसी प्रकार राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं, जैसे सामान्य विधेयक पर विचार करना, उसे पारित करना, ये हो गया राज्यसभा की शक्ति। इसके अलावा धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव लाना, यानी कि धन विधेयक पेश कहाँ होता है, लोकसभा में, लेकिन जब उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उस विधेयक पे वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चेंजेस करना होता है तो सिर्फ राय दे सकती है किसको, लोकसभा को, ठीक है, और 14 दिन के अंदर अंदर उसको भेज देती है। तो ये होता है राज्यसभा की शक्ति। आगे संवैधानिक संशोधन करना है, यानी कि संशोधन से संबंधित कोई कार्य करना है तो राज्यसभा में होता है। सवाल पूछकर संकल्प तथा प्रस्ताव पेश करके कार्यपालिका पर नियंत्रित या फिर अंकुश लगा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी ये भी होती है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, मतलब हटाने की जो प्रक्रिया है ना, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही आती है, ठीक है। आगे उपराष्ट्रपति को हटाना सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास होती है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का जो मेन होता है ना, वही होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है। यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का हक दे सकते हैं, यानी कि राज्यसभा के लिए राज्यसभा जो होती है राज्य सूची पर कानून बनाती है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो लोकसभा की शक्ति ये है और राज्यसभा की शक्ति ये है, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, तो आप क्या कहोगे, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। क्यों? इसके कुछ रीजन मैं ऐसे ही बता देता हूं। सबसे पहला चीज है कि 545 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, मैक्सिमम तो 550 होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए 545 प्रेजेंट में है, ठीक है, 545 नहीं 543 प्रेजेंट में, 2 एंग्लो इंडियन पहले थे अब नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं, लोकसभा में ज्यादा सदस्य होते हैं। इस वजह से लोकसभा कार्यपालिका को ज्यादा अच्छे ढंग से नियंत्रण में करती है। दूसरा रीजन ये है कि लोकसभा राज्यों को लोकसभा जो होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जनता ही उनको चुन के भेजती है। इसी वजह से लोकसभा जो है, लोकसभा के पास शक्ति ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से कारगर ढंग से नियंत्रित कर लेती है, ठीक है। और इसके अलावा जहां पे ज्यादा लोग हैं वहां पे और अच्छे से फैसला लिया जाता है, इस वजह से ये हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, और ये यहाँ पे हेडिंग बना दिया गया है कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में इस प्रकार कारगर ढंग से नियंत्रण करती है। जैसे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद करती है तो उसको लोकसभा में जवाबदेह होना पड़ता है, यानी कि जवाब देना पड़ता है। दूसरा क्या लिखा है, लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, यानी कि जनता चुन के भेजती है इनको। तीसरा है लोकसभा लोकप्रिय सदन है, यानी कि सबसे ज्यादा पसंदीदा सदन होता है। इसके अलावा सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसके साथ साथ लोकसभा कार्यपालिका को प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम को रोककर, ठीक है, काम रोको का प्रस्ताव ला सकती है। साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। तो यही कारण है जिसकी वजह से लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 6 नंबर का आता है। इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। क्या लिखा है, संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्या है जी, सबसे पहला है विधायी कामकाज। विधायी काम का मतलब क्या होता है, कानून से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो संसद से ही होता है। तो संसद का पहला काम ये है कि कानून का निर्माण करना। इसमें वही बात है कि संसद कानून को बनाती है, कानून किस तरीके से बनाती है 1-2 लाइन करके आपको लिख देना है। ये सारा सिर्फ हेडिंग ही हेडिंग है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। और किस तरीके से नियंत्रण करना, ये प्रश्न पूछकर, पूरा प्रश्न पूछकर, काम को रोककर और इसका अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, ठीक है, तो नियंत्रित कर सकती है। इसके साथ साथ उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर सकती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वित्तीय कार्य करना, यानी कि पैसे से संबंधित जो भी बजट या फिर जो भी चीज पेश होता है वो भी सदन में ही पेश होता है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करती है ना किसका, प्रधानमंत्री। देखो प्रधानमंत्री कहां से बनता है, लोकसभा में जिस भी दल का सबसे ज्यादा
लोग होते हैं उन्हीं में से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ बहस का मंच, यानी कि लोकसभा राज्यसभा बहस देखते हो कितनी होती है, तो बहस का मंच भी है। साथ ही साथ संवैधानिक कार्य करना, यानी कि कानून से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर करना है तो वो भी वहीं पे होता है। इसके साथ साथ निर्वाचन का कार्य करना, यानी कि चुनाव, एक तरीके से देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहीं से तो होता है, ठीक है, तो चुनाव करने का भी काम करती है, यानी कि अपने से ऊपर जो प्रतिनिधित्व चुनना है वो यहीं से होता है। इसके अलावा न्यायिक कार्य करना, न्यायिक कार्य करने का मतलब क्या होता है कि न्याय से संबंधित भी कार्य करना, ठीक है, कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं सही है, तो ये सारा भी कार्य वहीं से होता है। तो इसमें से अगर 6 नंबर में आता है तो आपको 6 पॉइंट लिख देना है और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। बाकी यही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस किया हूं। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा सारी चीजें। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ विकास स्टडी पॉइंट आपके लिए यूजफुल है तो ही कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि फ्री फंड में कि वहां सब्सक्राइबर हमारे पास आए, नहीं। रीजन क्या है कि हम जेन्युइन स्टूडेंट को चाहते हैं जिनको हाँ लगे कि मेरे द्वारा हेल्प उनको हो रही है, तो वही सब्सक्राइब करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ 11th के लिए अलग और 12th के लिए अलग से टेलीग्राम पे मैं ग्रुप बना रहा हूं, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ 11th वालों को भी नोट्स भेज पाऊं। अगर 12th वाले रहेंगे तो उनको मैं नोट्स भेज पाऊंगा, तो सेपरेट ग्रुप रहेगा ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको बताना था। तो बाकी ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो देखते रहिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। बाय।